नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जगदीश सिंह। नमस्कार। और ये हमारे मित्र सुनील यादव जी। सुनील जी, आज आपसे एक बात करनी थी इस मुद्दे पर। बहुत पुराना मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत सारे कार्य भी किए जा चुके हैं इस चीज़ को हटाने के लिए, इससे उबरने के लिए। बिल्कुल। एंड दैट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन। बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन थे, तो लेकिन फिलहाल तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो दूसरे टाइप के उससे हम ओवरकम हो चुके हैं। अर्थात सभी लोग काम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, छोटा वर्ग बड़ा वर्ग कर रहे हैं। मुश्किलें तब भी आ रही हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं है जो पहले थी। पर जातिवाद एक ऐसा सिस्टम रहा है और चल रहा है और चलता भी रहेगा। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। सो व्हाट एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन इज? एक्चुअल में है क्या डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद के संदर्भ में? ये बताइए। देखिए, जो हमारा समाज है मनुस्मृति के अनुसार जी 4 वर्णों में विभाजित था, जिनको उनके कर्म के अनुसार विभाजित किया गया था। जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समय के अनुसार जो पॉलिटिकल लोग हैं अपने फायदे के लिए उन्होंने इन वर्णों को जातियों में डिवाइड कर दिया। ठीक। अब क्षत्रिय का मतलब वो नहीं रह गया है जिसका वास्तव में होना चाहिए अर्थ। वैश्य का मतलब वो नहीं रह गया है जिसका वास्तव में वैश्य का अर्थ होना चाहिए। मतलब कर्म पर आधारित है। कर्म पर आधारित न रह करके अब उनकी जो सोशल स्टेटस थी उनके ऊपर लोगों ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है वो। और इसकी वजह से आज हमारे सामने जाति प्रथा जो है वो इतनी भयंकर रूप से विकृत रूप में हमारे सामने है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन करना। मैंने ये टॉपिक आपसे इसलिए पूछा कि इस जातिवाद का प्रभाव कहीं ना कहीं हम अभी जो घटनाएं हुई हैं उनमें भी देखते हैं। जैसे अभी पीछे हमने एक टॉपिक बनाया था, हाथरस वाली जो घटना हुई थी, उस घटना में भी न्याय पाने के लिए भी इंसान को जातिवाद जैसे सब्जेक्ट से उबरना पड़ता है, लड़ना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को लाया कि क्या आप भी इस चीज़ को पाते हैं कि यहाँ ये जो रेप केस हुआ था इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जातिवाद के आधार पर? बिल्कुल। देखिए, मैं पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूँ जी सामने। जिस बच्ची का रेप हुआ हाथरस में, जी हमने पीछे वाले टॉपिक में डिस्कस किया है इस चीज़ को। जिस बच्ची का रेप हुआ उसकी कम्युनिटी और जिसने रेप किया, जैसा कि बताया जा रहा है, उसकी कम्युनिटी दोनों अलग अलग। अब हुआ ये कि पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि हमारी जाति की वजह से जो प्रशासन है वो हमारी एफआईआर को उसने दर्ज नहीं किया और बच्ची की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जघन्य अपराध हुए। ऐसा आरोप है, विक्टिम। और विक्टिम, एक इंटर रुकना चाहूँगा, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, विक्टिम सवर्ण है या फिर नहीं, वो दलित वर्ग से। अच्छा, दलित वर्ग से। जी। कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने बोला तो मैंने बोल दिया। हालांकि विक्टिम का ये कहना है कि उसके साथ उसकी कम्युनिटी की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ जो आरोपी बनाए गए जी, उनके परिवार वालों की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लड़कों को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ जातिवाद कहाँ घुसा? क्योंकि अभी तक तो हम ये बता रहे हैं कि पीड़ित का क्या कहना है और जो फंसे हैं उनका क्या कहना है। जी। जातिवाद यहाँ घुसी कि किसी एक खास कम्युनिटी के लोग एकत्र होते हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और एकत्र ही नहीं होते बल्कि वो ये घोषणा करते हैं कि वो इन आरोपित जो बच्चे हैं, जो आरोपित लोग हैं, जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, उनके साथ खड़े हैं और साथ ही साथ उनको चूंकि गलत तरीके से फंसाया गया है इसलिए सरकार के विरुद्ध भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जी। तो अब इस पूरे जमावड़े में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और उससे रिलेटेड लोग इकट्ठा होते हैं और ये भी घोषणा करते हैं कि गांव में किसी दूसरी कम्युनिटी या फिर किसी दूसरे लोगों को हम आकर के घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक आगे का प्रश्न था जो आपने पहले ही क्लियर कर दिया, अच्छा किया कि एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज पार्टीज, जो कम्युनिटी, एक निश्चित वर्ग के लोग। एक प्रश्न और बचता है
कि क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है, मतलब पॉलिटिक्स के लोग भी इसमें भजाना चाहते हैं इस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को? बिल्कुल बिल्कुल वो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये पूरी तरीके से राजनेताओं का खेल रहा है, शुरू से रहा है कि वो समाज को जाति में, धर्म में, वर्गों में, कम्युनिटी में विभाजित करे ताकि उनको वोट मिल सके और वो राज कर सके। ठीक, यहाँ भी यही हुआ है। जो विपक्ष जो अब तक सोया हुआ लग रहा था, अचानक इस मुद्दे से उसको एक संजीवनी से मिल गई और उसने सरकार के विरुद्ध एक मोर्चा जैसा खोल दिया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उस पीड़ित के घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और ये कहने लगे कि न्याय के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ उस कल्प्रिट्स के जो परिवार वाले हैं, कम्युनिटी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने परिवार के साथ पूरा खड़े हैं। यहाँ पूरी तरीके से लड़ाई एक रेप और उस रेप का आरोपित जो 4 लड़के हैं उनके विरुद्ध लड़ाई न होकर के 2 कम्युनिटी के बीच ये लड़ाई बनती चली जा रही है और इसमें आग में घी डालने का काम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। अभी एक चीज और मैं बता दूं, अभी जो जिस कम्युनिटी से कल्प्रिट बिलोंग करती है जिस कम्युनिटी से जो लड़की है, विक्टिम है, वो बिलोंग करती है, उसकी कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ने भी अपनी एक सभा बुलाई थी और उस सभा के अंदर जिला प्रशासन, एसपी, डीएम, उस पर्टिकुलर जो लड़के पकड़े गए हैं उनकी कम्युनिटी, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री तक को भी उसके लीडर्स अपनी सभा में गालियां देते हुए देखे जा रहे हैं। सरकार से मेरी अपील है कि निश्चित तौर पर न्याय क्या होगा वो तो देखे ही, साथ ही साथ इस तरीके की मानसिकता वाले जो लोग हैं, दोनों वर्गों में जो लोग हैं, उन दोनों वर्गों के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि उनको ये पता चल सके कि कम्युनिटी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले जो लोग हैं उनका क्या हर्ष हो सकता है, क्योंकि इससे लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, आपने सही बोला कि सरकार या फिर कानून का एक भय, डर होना चाहिए। अपनी व्यवस्था के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उतने डिजर्विंग हैं कि उस चीज़ को कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि समस्याएं तो रही, बिल्कुल, और इसका सॉल्यूशन भी हुआ है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ को, इससे उबरने के लिए, टू ओवरकम फ्रॉम सच सिचुएशंस, ही मेड सम लॉ, ही रिजर्व सम प्लेसेस फॉर लोअर पीपल्स, जैसे रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई ताकि वो भी समाज में अगर खड़े हो सकें। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई। तो ये तो हो गया पास्ट का कि उससे ओवरकम हुए भी हैं लोग, लेकिन इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि व्यवसाय कर रहे हैं लोग, छोटे वर्ग के भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जातिवाद वाला जो मुद्दा है ये रूढ़ हो चुका है दिमाग में। तो ये एक मेरा आखिरी प्रश्न है सर कि व्हाट एल्स वी कैन डू टू ओवरकम फ्रॉम दिस थिंग? क्या मतलब समाज में कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, स्कूलों में कुछ ऐसा करना चाहिए या कुछ ऐसे लेवल पे करना चाहिए, कुछ भी समस्या का समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए समस्या है तो उसका समाधान भी है जी। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो जी। ये अलग बात है कि कुछ समस्याओं का समाधान हम तुरंत ढूंढ लेते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमें वक्त लगता है। ये कुछ वैसी ही समस्या, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हम जातिवाद के इस मकड़ जाल से बाहर निकल पाए। भीमराव अंबेडकर जी ने भी जो कानून बनाए उसमें लोगों को आरक्षण देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है जो वास्तव में उसके हकदार नहीं फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से। तो सरकारों को ये चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, सरकारें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाया करती हैं। सरकारों को ये चाहिए कि वास्तव में देश की प्रगति के लिए निश्चित तौर पर जाति प्रथा को रिजॉल्व करने के लिए कोई कड़े कानून बनाए। आप आजमा करके देखिए, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के सामने नाम, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी का टाइटल या पर्टिकुलर कम्युनिटी का सिंबल बनवाते ऐसा फील कराते हैं कि देयर कम्युनिटी इज सुपीरियर देन अदर्स। ये पूरी तरह से गलत है।
अगर कोई भी आदमी, कोई भी बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर इस तरीका का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करवाता है तो सरकार को उसके ऊपर भी, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अगर सरकार इनिशियल स्टेप्स उठाए और लोगों में ये डर हो कि अगर इस तरीके से हम जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, तो निश्चित तौर पर एक लोगों के अंदर इनिशिएटिव आएगा तो सुधार की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। तो लेकिन समस्या इतनी विकराल है, ये इतनी अंदर तक लोगों के रगों में ये खून बन करके ये दौड़ रही है समस्या कि इतनी जल्दी इस समस्या से निजात पाना भी संभव नहीं है। एक वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। अंतगत तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे विचार ये हैं कि देयर मस्ट बी द ओनली एंड ओनली वन कास्ट, रिलीजन और रेस, और वो होनी चाहिए ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी से, मानवता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, मानवता से बढ़ करके कोई जाति नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। बस ये हमें ध्यान देना है कि हमारे, मैं यहाँ बस एक छोटा सा मैं टॉपिक, गांधी जी का एक बड़ा, महात्मा गांधी का, बापू का एक बड़ा सा अच्छा सा एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, गांधी जी टैलिस्मैन, गांधी जी का जंतर करके, जी, जो हमारी किताबें हुआ करती थी एनसीईआरटी की, उसमें पीछे की तरफ ये लिखा होता था। गांधी जी ने उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग में सबसे तुम्हारे नजर में जो निरीह प्राणी रहा हो उसके बारे में सोचो। अगर वो कार्य उसके लिए, यह कार्य उसके लाभ के लिए हो तो फिर वो काम करो, और अगर तुमको लगता है कि इस काम से उसको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है तो तुम उस काम को वहीं ड्रॉप कर दो। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें और उनकी सहायता करें। हमारा जो समाज है वो समाज एक, हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसी संस्कृति के पोषक हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, पूरी दुनिया को परिवार की तरह ट्रीट करता है। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हमारे बीच दुनिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें इनसे लड़ना है और हम और आप ही ये कर सकते हैं, किसी के भरोसे बैठ करके इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। आपसे बस यही एक विनती रहेगी सबसे कि आप अपने आसपास जो भूखा है उसको खाना खिलाइए, जो मददगार, जिसको मदद चाहिए उसको मदद दीजिए। वो मदद कैसी भी हो सकती है, ठंडियों में कपड़े दे सकते हैं, व्हाटएवर, दुख तकलीफ है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और कृपा करके समाज में एक पॉजिटिव सोच को दौड़ाइए। और एक आखिरी जो हमारा कोटेशन लाइन है वो मैं कहूँगा कि जो भी व्यक्ति समाज में विभिन्नता पैदा कर रहा है, विकराल रूप ला रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, उसके मुंह पर आग थू। नमस्कार।